गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हो, जो जेनेटिक्स होता है वो क्लास 12th के सिलेबस में हेरिडिटी एंड वेरिएशंस जो चैप्टर है उसमें प्रेजेंट है। और जेनेटिक्स एक कुछ बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लगता है, तो हम इस वीडियो में कुछ बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग मेंडल की जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। सो जब भी हम लोग बच्चों जेनेटिक्स के बारे में बोलते हैं, तो जेनेटिक्स को स्टडी करने से पहले दो वर्ड मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा। पहला वर्ड ये है, जो सबसे पहला टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो बच्चों पहले इसको हम लोग हेडिंग देंगे, व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ये है बच्चों, ट्रांसमिशन of characters from one generation to other generation। बच्चों, आप लोग देखते होंगे हमारे जो मम्मी पापा होते हैं उनके पास से हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन्स। ओके, और आपको पता है जो फादर होते हैं वो जनरली स्पर्म डोनेट करते हैं और मदर होते हैं जो ओवम डोनेट करते हैं, और स्पर्म और ओवम मिलने के बाद जाइगोट बनता है। मतलब इनडायरेक्टली मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास कैसे आते हैं, उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशंस का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, वेरिएशंस को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज बोलने की कोशिश करूंगा कि जैसे जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं। सो जहां पे मियोसिस होता है वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, और जहां क्रॉसिंग ओवर होता है उधर आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है। इसीलिए बच्चों, हम हमारे भाई बहन से क्या होते हैं, अलग होते हैं, जबकि हम और हमारे भाई बहन एक ही पेरेंट्स से ओरिजिन हुए हैं। दैट मीन्स द वेरिएशन इज मोस्टली ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर व्हिच इज ऑकर्ड इन द मियोसिस। ओके, सो इस लाइन को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। द वेरिएशन produced by the process of crossing over which is present in meiosis। सो स्टूडेंट्स, जो मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसके वजह से हमको क्या देखने के लिए मिलता है, वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है। ओके, सो हमने अभी तक क्या डिस्कशंस किया, तो हेरिडिटी क्या है एंड वेरिएशंस क्या है। सो एक चैप्टर का आपका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इसको समझने के बाद बच्चों हम लोग पहले देखेंगे क्रोमोसोम्स क्या है, उसके बाद और कुछ टर्म्स को डिस्कशंस करने की कोशिश करेंगे। सो पहले बच्चों आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक टर्म के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि जो हमारा जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। दैट मीन्स जो हमारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ओके, एंड कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी पाया जाता है, राइट। ये सब बेसिक्स चीज है, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे।
तो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, तो पहली बात तो ये है, अगर हम इसको एक सेल मानते हैं तो सेल के अंदर हमारा एक न्यूक्लियस रहता है, राइट। इसको हम लोग स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर पोर्स रहते हैं। ये जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स को हम लोग न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसा आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेगा। और ये जो दो है, इन दोनों को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अगर हम लोग बात करें, होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में होते हैं, मतलब दो दो की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इस होमोलोगस क्रोमोसोम में से फर्स्ट वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो हमेशा आपको फादर से मिलता है, फ्रॉम फादर। और दूसरा जो पार्ट है वो हमारे कहां से मिलता है, फ्रॉम मदर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पहली बात तो हमको ये जानना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में होते हैं। वो पेयर में से एक पेयर हमको फादर से मिलता है और दूसरा क्रोमोसोम हमको कहां से मिलता है, मदर से मिलता है, राइट। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहते हैं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात देखें, अगर हम लोग ह्यूमंस में देखें तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 23 पेयर्स में रहते हैं। ह्यूमंस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 23 पेयर्स में रहते हैं। उनमें से अगर आप ध्यान से देखोगे, जो 22 पेयर्स रहते हैं, 22 पेयर्स रहते हैं, इनको स्टूडेंट्स हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं। ऑटोसोम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो 22 पेयर्स रहते हैं, इसमें जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन कलर कैसा होगा, आपके आई का कलर कैसा होगा, आपके हेयर का शेप कैसा होगा, आपकी हाइट कैसा होगा, तो ये जो जितने भी सोमेटिक कैरेक्टर्स है, नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर्स है, इनको कंट्रोल करने वाले जितने भी जीन्स रहते हैं वो आपके ऑटोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं। और जो 23rd पेयर जो रहता है, एक पेयर, ये जो एक पेयर रहता है इसको हम लोग एलोसोम बोलते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, ओके। अगर फीमेल होगा तो उनमें जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो दोनों एक्स क्रोमोसोम रहता है, और अगर मेल रहता है तो उसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। सो अब तक आपको ये पता चला कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे बनता है, एक हमारे फादर से मिलता है और दूसरा आपके मदर से मिलता है, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स अगर हम लोग ह्यूमंस में देखने की कोशिश करें तो ह्यूमंस में हमको 23 पेयर्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स रहता है और 1 पेयर आपकी सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम रहता है। ये सेक्स क्रोमोसोम डिपेंड करता है मेल और फीमेल के ऊपर। अगर फीमेल रहता है तो जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, अगर ये मेल रहता है तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम रहता है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमको पता चल गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक क्रोमोसोम्स को हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आप बच्चों इसको आप लिख सकते हो या फिर
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इस पूरे टॉपिक का आपका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो हम लोग अब ये देखेंगे एक सिंगल क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक सिंगल क्रोमोसोम्स को देखने की कोशिश करते हैं तो हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर कुछ देखने के लिए मिलता है, राइट। इसमें जो छोटा आर्म रहता है इसको हम लोग पी आर्म कहते हैं। जो सबसे बड़ा आर्म रहता है उसको हम लोग क्यू आर्म कहते हैं। और जो सबसे बीच वाला जो एरिया है उसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। और सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन ऐसा रहता है, ये प्रोटीन को स्टूडेंट्स हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर बोलते हैं, राइट। ये जो क्रोमोसोम्स के जो एंड्स रहते हैं इसको हम लोग टीलोमियर्स बोलते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। सो ये किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम्स, राइट। सो एक सिंगल क्रोमोसोम्स में आपको ये सब चीजें देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट, ये जो काइनेटोकोर रहता है इसका फंक्शंस क्या है थोड़ा सा याद रखना। ये जो काइनेटोकोर रहता है इसके ऊपर आपके स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड रहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच, स्पिंडल फाइबर इसलिए अटैच रहते हैं क्योंकि आपको पता होगा जब भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के पहले आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिविजन्स होता है। तो उस न्यूक्लियस के डिविजन्स के टाइम में आपको क्रोमोसोम्स को भी डिवाइड करना पड़ता है। और क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने के लिए स्पिंडल फाइबर चाहिए जो कि सेंट्रियोल से बनता है। तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आपके काइनेटोकोर के ऊपर अटैच्ड रहते हैं सो दैट कि क्रोमोसोम्स को हम लोग प्रॉपरली सेग्रीगेट कर सके। सो ये था स्टूडेंट्स एक सिंगल क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम लोग एक जो क्रोमोसोम्स है इसको अगर हम लोग और भी थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश करें तो हमको कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखिएगा। देखिए क्या, इस स्ट्रक्चर को मैं अगर ऐसे जूम करता हूं, ये जो क्रोमोसोम्स को, हमको इसमें कुछ चीजें देखने के लिए मिलेगा। जैसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा। ये वाला स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट्स रहता है इसको आप लोग पढ़े होंगे, डीएनए कहते हैं। डीएनए कहते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म रहता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये डीएनए जो है वो एक एसिडिक कैरेक्टर्स गेन करता है। एसिडिक कैरेक्टर इसलिए गेन करता है स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। आप पूछोगे कि सर आप कैसे बोल सकते हो कि इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा उसमें देखना, जो ऑक्सीजन होता है उसके पास स्लाइड इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल डीएनए में आपको नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है। मतलब आप इसको इजीली समझ सकते हो कि जो डीएनए है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर गेन करता है, राइट। और थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इधर भी आपको नेगेटिव चार्ज है, इधर भी आपको नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स अगर सेम चार्ज रहते हैं तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े, सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं। मतलब ये जो डीएनए है हमेशा रिपेल करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये डीएनए को स्टेबल करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स रहते हैं
उस प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं, राइट। सो ऐसा कुछ प्रोटीन्स डीएनए के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये प्रोटीन का जनरली चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमेशा अमीनो एसिड से बनते हैं। ये जो प्रोटीन है इसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके पास दो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है लाइसिन और एक होता है आर्जिनिन। ये जो दोनों एमिनो एसिड्स की वजह से हिस्टोन प्रोटीन का ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव रहता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका ओवरऑल चार्ज क्या रहता है, ओवरऑल कैरेक्टर क्या रहता है, बेसिक कैरेक्टर रहता है, राइट। तो हिस्टोन प्रोटीन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं और डीएनए हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सो दैट कि डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर में मेंटेन होके रहता है, राइट। सो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा पहले सेल्स क्या है, उसके बाद हम लोग ये देखे कि सेल्स जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, राइट, और उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। और स्टूडेंट एक चीज ध्यान देना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपकी सेल साइकिल में मेटाफेज में देखने के लिए मिलता है। जनरली हमको पता है, क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं, जो सेल साइकिल होता है उसमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, राइट। इंटरफेज में आपको स्टूडेंट्स G1, S और G2 देखने के लिए मिलता है, लेकिन एम फेज में आपको एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, राइट। सो अगर आप इधर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो क्रोमोसोम्स रहता है, ये वाला जो क्रोमोसोम्स आपकी एम फेज में भी 4 फेजेस रहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो एम फेज में से जो मेटाफेज रहता है उस स्टेज में आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। एम फेज से पहले आपको क्रोमेटिन देखने के लिए मिलता है, क्रोमोसोम्स नहीं। और ये क्रोमेटिन कैसे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं वो आपको मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको सिखाऊंगा, ओके। सो ये था, पहले हम लोग ये देखे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, उसके बाद हम लोग ये देखे एक सिंगल क्रोमोसोम्स क्या है, उसके बाद एक सिंगल क्रोमोसोम्स क्या है, उसके बाद एक सिंगल क्रोमोसोम्स के अंदर हम लोग देखे क्या रहता है, डीएनए रहता है और हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये डीएनए के अंदर क्या रहता है, राइट। तो अगर हम लोग ये डीएनए को देखने की अगर हम लोग कोशिश करें, डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट रहता है, ये जो स्मॉल सेगमेंट रहता है, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स, राइट। तो पहले आपको ये समझ आया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, उसके बाद सिंगल क्रोमोसोम्स क्या है, उसके बाद हम लोग देखे कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है, हिस्टोन प्रोटीन्स रहता है और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहते हैं, राइट। और डीएनए का कुछ हिस्सा, कुछ न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस रहता है उसको हम लोग जीन्स कहते हैं, राइट। अब हम लोग जीन्स देखने के बाद हम ये देखेंगे एलील्स क्या है, राइट। सो पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे एलील्स क्या है, जीन्स क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट करोगे तो ये आपके लिए बेहतर है, नहीं तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहिए, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप नोट्स कमेंट में मेंशन करना और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाओगे
तो नोट्स को आपको पढ़ने में बहुत ही इजी होगा, राइट। सो पहले हम लोग अब तक हमने क्या देखा, जीन्स क्या है। जीन्स बेसिकली कुछ नहीं है, जीन्स एक डीएनए का एक हिस्सा है जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, राइट। तो अभी हम लोग देखे थे कि हमारे पास ऐसे 2 क्रोमोसोम्स हमेशा प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, राइट। और ये जो दोनों क्रोमोसोम्स रहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, ओके, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनमें से एक ऐसा डीएनए होगा और ये वाला क्रोमोसोम्स का ऐसा एक डीएनए होगा, राइट। डीएनए में जो जीन्स रहते हैं, एक छोटा सा जो हिस्सा रहता है जिसको हम लोग जीन्स बोलते हैं, ये वाला जीन्स। जीन्स को स्टूडेंट्स 2 फॉर्म्स रहते हैं जिसको हम लोग एलील्स कहते हैं, राइट। अगर इस क्रोमोसोम में इतने सेक्शंस को एक जीन है, उसका ठीक एक और फॉर्म रहता है जो कि दूसरे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहता है, और ये जो दोनों फॉर्म्स रहता है इसको हम लोग एलील्स कहते हैं, राइट। मान लो अगर इधर कैपिटल ए प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम में, तो उसके ठीक इक्वल हिस्से में आपको स्मॉल ए देखने के लिए मिलेगा, राइट। और ये जो एक स्पेसिफिक जगह में दोनों जीन्स प्रेजेंट है और उस स्पेसिफिक रीजियन को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, लोकस, राइट। सो इधर दो 3 डेफिनेशंस हम लोग लिख सकते हैं। पहली बात तो जीन क्या है, व्हाट इज जीन्स। सो द डेफिनेशन इज दैट जीन the sequence of nucleotide present in DNA is called genes. न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंसेस जो डीएनए में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन समझने के बाद हम लोग ये देखें एलील्स क्या है। व्हाट इज एलील्स। सो एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन is called alleles. एलील्स समझने के बाद हम लोग ये देखें लोकस क्या है। व्हाट इज लोकस। लोकस इज नथिंग बट द प्लेस ऑफ जीन, द प्लेस ऑफ जीन, द रीजियन where alleles are present is called locus. ओके, तो 3 पॉइंट्स के बारे में, 3 टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। जीन्स क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, एलील्स क्या है, और थर्ड लोकस क्या है। ये 3 टर्म्स को हम लोग डिस्कशंस किए, राइट। अब जीन्स, एलील्स और लोकस पढ़ने के बाद हम लोग और कुछ टर्म्स के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो बच्चों इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ओके, ताकि आपको समझने में ज्यादा इजी होगा। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। हम लोग और कुछ पॉइंट्स के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। एलील्स समझने के बाद हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे गैमेट्स क्या है, राइट। गैमेट्स क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट हमारा बेसिक टर्म होगा गैमेट्स। जैसे कि आपको पता होगा जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स रहते हैं वो हमेशा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर मेल ऑर्गेनिज्म है तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। इन केस ऑफ एनिमल्स
अगर वो फीमेल है तो वो एग प्रोड्यूस करेगा या ओवम प्रोड्यूस करेगा, राइट। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर वो मेल प्लांट है तो वो पोलन प्रोड्यूस करेगा, अगर वो फीमेल प्लांट है तो वो एग प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो नाउ द इंपॉर्टेंट टर्म इज, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या रहते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हमको हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रास्ट का मतलब यह है ऑपोजिट, राइट। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ऑपोजिट शो करते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब जेनेटिक्स के ऊपर मेंडल ने स्टडी किए थे तो वो कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्कशंस किए थे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द मेंडल, ओके। लेकिन अभी मैं आपको ये बोल देता हूँ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ये है ऑपोजिट कैरेक्टर्स, ऑपोजिट कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कैरेक्टर लेता हूं दैट टू प्लांट हाइट, प्लांट हाइट अगर ये कैरेक्टर होता है, हाइट दो टाइप्स का हो सकता है, एक टॉल हो सकता है, बहुत हाइट होगा, और एक हो सकता है ड्वार्फ। तो स्टूडेंट्स, अगर हाइट एक कैरेक्टर होता है तो ये जो होते हैं इनको हम लोग ड्वार्फ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये कैरेक्टर होता है तो इसको हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं, ट्रेट्स बोल सकते हैं। so this is the difference between the character and the trait, okay। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग समझने के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे टर्म है वो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर? इसको समझने से पहले मैं आपको पहले बोर्ड को मिटा लेता हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है। तो स्टूडेंट्स, डोमिनेंट कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जब हम लोग क्रॉस करेंगे वो ये हमारे काम में आएगा। तो पहले हमको ये समझना होगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है और ये कब एक्सप्रेस करता है, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है वो कब एक्सप्रेस करता है। तो पहले हम लोग ये हेडिंग लगाएंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर, राइट। स्टूडेंट्स, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की चाहूंगा। जैसे कि आप लोग हमेशा जानते हो, जब आप अगर घर में सबसे बड़े होगे तो आपके छोटे भाई के ऊपर आप डोमिनेट करते हो, राइट। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बात करते हैं, एक जीन्स रहता है, मतलब जो जीन्स के जो दो फॉर्म्स रहते हैं जिसको हम लोग एलील्स बोलते हैं, उनमें से एक एलील अगर पावरफुल एलील रहता है तो वो दूसरे एलील को एक्सप्रेस करना नहीं देता है, उसको हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, राइट। सो इधर इस साइड में हम लोग लिखेंगे डोमिनेंट और इस साइड में हम लोग लिखेंगे रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर और इधर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट रिसेसिव कैरेक्टर, राइट। अकॉर्डिंग टू मेंडल, जब मेंडल ने जेनेटिक्स के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके हिसाब से जो एलील्स के एक जीन्स के जो दो फॉर्म्स रहते हैं उसको हम लोग एलील्स बोलते हैं, और वो जो दोनों एलील में से एक एलील जो रहता है वो हमेशा दूसरे एलील को सप्रेस कर देता है,
मतलब उसको एक्सप्रेस करना नहीं देता है। मतलब वो जो रिप्रेस हुआ होगा एलील वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है, राइट। सो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें, when a dominant allele is present, it masks the recessive allele। सपोज मान लो अगर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ क्रोमोसोम्स है, ये इसका सेंट्रोमियर है, अगर इधर एक जीन प्रेजेंट है जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा स्टूडेंट्स ये याद रखना, हम जब भी हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं तो हमेशा एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है और वो एक जीन को हमेशा हम लोग एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेंडल ने बोला था। मेंडल ये बोले थे कि जब भी आप लोग जेनेटिक्स को पढ़ोगे उसमें जो कैरेक्टर्स रहता है, मतलब प्लांट की अगर हाइट है उसको हमेशा एक ही जीन कंट्रोल करेगा, राइट। तो एक जीन को हम हमेशा एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये कैपिटल है उसके बिल्कुल इक्वल हिस्से में जो एलील होगा उसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये जो कैपिटल है और स्मॉल है ये दोनों को मिला के एक जीन होता है। ये एक जीन क्या करता है, प्लांट की हाइट को कंट्रोल करता है, राइट। इन दोनों फॉर्म्स को हम लोग एक जीन का एलील्स कहते हैं। मतलब एलील जीन के अंदर दो एलील्स प्रेजेंट रहता है, ओके। अगर आप एक जीन को देखोगे इसमें दो एलील्स प्रेजेंट रहता है, एक रहता है डोमिनेंट एलील, एक रहता है रिसेसिव एलील। और स्टूडेंट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये डोमिनेंट ही हो, इधर डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है, और इधर रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि हमेशा इधर कैपिटल ए ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ, अगर इधर कैपिटल ए है और इधर अगर स्मॉल ए है, मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल ए को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, ओके। सो इधर स्टूडेंट्स आपको ये देखने के लिए ये मिला कि डोमिनेंट कैरेक्टर होने के लिए एटलीस्ट एक सिंगल डोमिनेंट एलील प्रेजेंट रहना चाहिए। और थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। मान लो ये जो कैपिटल ए जीन है ये प्लांट की हाइट को कंट्रोल करता है, राइट। मान लो दोनों लोकस पे, एक जगह पे है कैपिटल है और दूसरे जगह पे है कैपिटल है स्मॉल है, राइट। इस कंडीशंस में इस जीनोटाइप में अगर इस प्लांट का हाइट क्या होगा स्टूडेंट्स, टॉल होगा। इस कंडीशन में ये प्लांट का हाइट भी टॉल होगा। मतलब जो टॉल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और डोमिनेंट कैरेक्टर आने के लिए इधर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे एक कैपिटल ए प्रेजेंट है, मतलब एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है या एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। सो इधर नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप लिख सकते हो, फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर at least one dominant allele should be present, राइट स्टूडेंट्स, ओके। और डोमिनेंट कैरेक्टर का कुछ एग्जांपल्स रहता है, जैसे कि आप मान सकते हो अगर प्लांट का हाइट अगर टॉल है, अगर सीड का जो शेप होता है अगर वो राउंड है, तो ये दोनों एक एक डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, ओके। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स के ये कुछ कुछ कैरेक्टर्स या ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि रिसेसिव कैरेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं, ओके। तो मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ
अगर आप ये लिखना चाहते हो तो आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो, ओके, या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, डोमिनेंट कैरेक्टर का जस्ट ऑपोजिट होता है रिसेसिव कैरेक्टर। तो इधर हम लोग ये लिखेंगे रिसेसिव कैरेक्टर्स में, फॉर recessive character to be expressed to recessive alleles must be present. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप एक कैरेक्टर लेते हो, अगर मान लो टॉल है, एक कैरेक्टर लेते हैं प्लांट का हाइट, अगर वो टॉल होता है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और अगर वो ड्वार्फ होता है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। रिसेसिव कैरेक्टर के लिए स्टूडेंट्स हमेशा आपको स्मॉल ए प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों, फॉर रिसेसिव कैरेक्टर टू बी एक्सप्रेस टू रिसेसिव एलील, इधर देखो आपको टू रिसेसिव एलील मस्ट बी प्रेजेंट, सो दैट एक रिसेसिव कैरेक्टर मिलता है जिसको स्टूडेंट्स आप क्या बोलते हो, ड्वार्फ बोलते हैं, राइट। सो ये था डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है। डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए आपको हमेशा एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट रहना चाहिए, लेकिन अगर आप रिसेसिव कैरेक्टर को आप पाना चाहते हो तो आपके पास दोनों रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट रहना चाहिए। तो ये था डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। इसके बाद हम लोग और कुछ टर्म्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ओके। सो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग ये लगाएंगे, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है और हेमीजाइगस क्या है। ये तीनों टर्म को हम लोग यूज करेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग हम लोग ये लगाएंगे, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस क्या है। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस एंड हेमीजाइगस। तो स्टूडेंट पहले हम लोग ये देखेंगे होमोजाइगस क्या है। होमोजाइगस का डेफिनेशन से अगर आप लिखने की कोशिश करोगे, होमोजाइगस का स्टूडेंट्स डेफिनेशन ये है, अगर मान लो दोनों लोकस पर अगर सेम टाइप का एलील प्रेजेंट है तो उसको हम लोग स्टूडेंट्स होमोजाइगस बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये होगा, when both alleles present in a locus is equal, then the genotype is called as homozygous। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर ये क्रोमोसोम्स है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स है, और बेटर टू से ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, राइट। स्टूडेंट्स अगर मान लो इधर एक जीन है
जिसका दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहते हैं, एक कैपिटल ए रहता है, एक स्मॉल ए रहता है। ये पॉसिबल कंडीशन है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि इधर कैपिटल है मतलब इधर स्मॉल है ही होगा। दिस इज नॉट मैंडेटरी, एक पॉसिबिलिटी की बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, तो अगर मान लो इधर एक जीन है कैपिटल है और उसके सामने भी दूसरा एलील अगर कैपिटल है, तो स्टूडेंट्स इस जो जीनोटाइप है इसको हम लोग कैपिटल ए बोलते हैं। अगर मान लो और एक जीन है जो कि बी जीन है, उसके सामने भी वही सेम कैपिटल एलील प्रेजेंट है, तो उसको स्टूडेंट्स हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक मान लो जीन है स्टूडेंट्स कैपिटल सी है, उसके सामने भी कैपिटल सी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर भी कैपिटल सी है, लिख सकते हैं। मान लो इधर एक जीन है जो है स्मॉल डी, उसके सामने भी है स्मॉल डी, मतलब इधर भी हम लोग स्मॉल डी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इन चार कंडीशंस को आप देखने की कोशिश करोगे, जो जीन्स का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो हमेशा इक्वल है, इधर टू कैपिटल और इधर टू स्मॉल। अगर दोनों सेम एलील प्रेजेंट रहता है, इसको स्टूडेंट हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं, राइट। तो ये पहला कंडीशंस, ये पहला टर्म आपको क्लियर हो। नेक्स्ट टर्म हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हेट्रोजाइगस क्या है। ओके, तो पहले हेडिंग लगाएंगे हेटेरोजाइगस। तो स्टूडेंट हेट्रोजाइगस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, ये होमोजाइगस का जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। होमोजाइगस में हम लोग ये देखे थे, जो दोनों एलील्स प्रेजेंट रहता है लोकस के ऊपर, वो दोनों एलील इक्वल रहते हैं। हेट्रोजाइगस में जस्ट ऑपोजिट है। मतलब क्या है, व्हेन, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, व्हेन बोथ एलील्स present in a locus are different then the genotype is called as heterozygous। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर हम लोग इधर देखने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो इधर एक जीन है कैपिटल ई है और उसके ठीक सामने ऑपोजिट जीन है एक स्मॉल ई, तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल ई और स्मॉल ई, राइट। तो इधर आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, एक लोकस के ऊपर जो दोनों एलील्स प्रेजेंट रहते हैं वो अनइक्वल है, इसलिए हम इसको हेट्रोजाइगोट्स बोल सकते हैं। और एक बात स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट साइड में कैपिटल ई प्रेजेंट हो, राइट साइड में भी अगर कैपिटल ई प्रेजेंट रहता है और लेफ्ट साइड में अगर स्मॉल ई प्रेजेंट रहता है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको हेट्रोजाइगस ही काउंट करेंगे। ओके, तो ये था होमोजाइगस और ये था हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट टर्म अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जिसको बोलते हैं हेमीजाइगस, तो उसको हम लोग हेडिंग लगाएंगे हेमीजाइगस। स्टूडेंट हेमीजाइगस क्या है? स्टूडेंट थोड़ा देर पहले मैंने आपको यह बताया, हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 23 पेयर्स में रहते हैं, जिसमें 22 पेयर्स आपका ऑटोसोम्स रहता है और 1 पेयर आपके सेक्स क्रोमोसोम्स रहता है। ओके, तो वही सेक्स क्रोमोसोम्स के बात अगर हम लोग करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर अगर वो ऑर्गेनिज्म या वो ह्यूमन बीइंग अगर वो मेल है, तो स्टूडेंट्स उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम्स रहता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म अगर फीमेल है तो उसके पास जो क्रोमोसोम्स रहते हैं स्टूडेंट्स, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं।
अगर ध्यान से देखोगे मेल के पास एक एक्स है और एक वाई है, मतलब हाफ इक्वल है इन कंपैरिजन टू मेल। अगर फीमेल को अगर आप मेल के साथ कंपैरिजन करोगे तो फीमेल के कंपैरिजन में मेल के पास हाफ एक्स क्रोमोसोम्स है, इसलिए स्टूडेंट मेल में जो एक्स वाई रहते हैं इसको हम लोग हेमीजाइगस बोलते हैं, हेमीजाइगस बोलते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स 3 पॉइंट जो कि हेमीजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस, ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के क्रॉस प्रेजेंट होते हैं जनरली जेनेटिक्स में। ओके, सो इसको मैं मिटा लेता हूं, आप पॉज करके लिख सकते हो। तो स्टूडेंट ये सब पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसेस इन जेनेटिक्स। सो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग ये लगाएंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, टाइप्स ऑफ क्रॉसेस इन जेनेटिक्स। तो स्टूडेंट जेनेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्रॉस। ओके, तो क्रॉस क्या है उसके बारे में हम लोग देखने की अभी कोशिश करेंगे। ओके, तो जब भी हम लोग क्रॉसेस के बारे में बात करते हैं तो कितने टाइप्स के क्रॉस होते हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। टाइप्स, सो टाइप्स में आपका पहला जो क्रॉस आता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, राइट। दूसरे टाइप का जो क्रॉस आता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, राइट। थर्ड टाइप का जो क्रॉस आता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। और फोर्थ टाइप का क्रॉस जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। और ये चार टाइप्स का क्रॉसेस आपको पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो पहली बात, हम लोग ये क्रॉस देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस कैसे करते हैं वो आपको पहले समझाता हूँ, राइट। तो जब भी पहले हम लोग स्टूडेंट क्रॉस करते हैं उससे पहले हमको पहले पेरेंट्स चूज करना पड़ता है, पेरेंट 1 और इधर एक रहता है पेरेंट 2। पेरेंट 1 को आप मेल भी ले सकते हो या फीमेल भी ले सकते हो, पेरेंट 2 को भी उस हिसाब से आप मेल भी ले सकते हो, आप फीमेल भी ले सकते हो। अगर आप इसको मेल लेते हो तो इसको आप फीमेल लोगे, और अगर पेरेंट 1 को अगर फीमेल लेते हो तो पेरेंट 2 को अगर आप मेल लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्लांट का हाइट कैरेक्टर लेता हूं, हाइट, और स्टूडेंट ये हाइट को कैरेक्टर करने के लिए जो जीन है उसको हम लोग बोलते हैं ए। ओके, तो मान लो अगर ये पेरेंट 1 अगर फीमेल है तो मैं इसका जीनोटाइप अगर आप मानते हो कैपिटल है स्मॉल है, राइट। अगर ये फीमेल रहता है तो ये वाला मेल ही होगा। ओके, तो उसका अगर मान लो जीनोटाइप ये है स्मॉल है स्मॉल। स्टूडेंट्स इधर आपको एक चीज शायद डाउट आ रहा होगा कि इधर हम 2 कैपिटल ए क्यों लिख रहे हैं। हम 2 कैपिटल ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स है, हमारे पास
हर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में 2 कॉपी प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम 2 लिखते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि हर जगह ही 2 लिखा जाए, 3 भी हो सकता है। ओके, ये डिपेंड करता है उसका जीनोटाइप या उसका प्लॉइडी लेवल कितना है। ओके, तो पहली बात हम लोग जीनोटाइप लिखेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चूज करेंगे। पेरेंट चूज करने के बाद इधर आप देखोगे स्टूडेंट, इधर आपको एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा, कैपिटल है। इधर भी एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल, राइट। ये ऑब्वियसली फीमेल है, मतलब ये जो गैमेट बनेगा इसको हम लोग एग बोलेंगे, और ये जो मेल है, ये जो गैमेट बनेगा उसको हम लोग पोलिन बोलेंगे। ओके, एग और पोलिन मिलने के बाद, कैपिटल ए और स्मॉल ए होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, जाइगोट होगा। ओके, और ये जो जाइगोट होगा स्टूडेंट, इसको हम लोग F1 जेनरेशन बोलते हैं। F1 जेनरेशन, F1 जेनरेशन स्टूडेंट्स क्या है, इसको हम लोग फास्ट फिलियल जेनरेशन बोलते हैं। ओके, F1 का मतलब है फास्ट फिलियल जेनरेशन। इतना समझने के बाद हम लोग ये देखेंगे बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, सेल्फ क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। तो स्टूडेंट्स ये जो था ये एक नॉर्मल क्रॉस है, डायग्रामेटिक, सॉरी ये एक टाइप का क्या है, टाइप ऑफ नॉर्मल क्रॉस, नॉर्मल क्रॉस। तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग क्रॉस करते हैं तो पहली बात हम लोग पेरेंट चूज करते हैं, और पेरेंट्स जनरली ऑपोजिट पेरेंट्स को हम लोग चूज करते हैं। पेरेंट्स चूज करने के बाद स्टूडेंट हम लोग इसको जीनोटाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसको हम लोग प्योर टॉल बोलेंगे और इसको प्योर ड्वार्फ बोलेंगे, क्योंकि जो पेरेंटल कैरेक्टर लेते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा प्योर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जीनोटाइप लिखने के बाद स्टूडेंट, जीनोटाइप के बाद हम लोग गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कैसे गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, कितने टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशंस करेंगे, राइट। गैमेट्स प्रोड्यूस करने के बाद स्टूडेंट्स ऑपोजिट गैमेट्स फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद स्टूडेंट हमको जाइगोट मिलेगा। ओके, एज इन एनिमल जैसे आप स्पर्म और ओवम को फ्यूज करने के बाद जाइगोट मिलता है, उसी हिसाब से पोलन और एग को फ्यूज करने के बाद आपको जाइगोट मिलेगा। और स्टूडेंट ये जो जेनरेशन होगा, ये जेनरेशन को हम लोग F1 जेनरेशन बोल सकते हैं। F1 जेनरेशन को लेके आप F2 जेनरेशन भी बहुत कर सकते हो, F2 को लेके आप F3 जेनरेशन भी कर सकते हो, ऐसे मल्टीपल जेनरेशन आप कर सकते हो टू अंडरस्टैंड a character how it is expressed by through the generation। एक कैरेक्टर जनरेशन बाय जनरेशन कितना और कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, उसको आपको पता करने के लिए आप क्रॉस कर सकते हो। मैंने आपको F1 जनरेशन तक ही करवाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा F1 जनरेशन तक ही होता है। आप F2, F3, F4, F5 जितना आप जनरेशन काउंट कर सकते हो आप कर सकते हो, इट इज अप टू यू। ओके, सो ये एक था स्टूडेंट्स नॉर्मल क्रॉस। नॉर्मल क्रॉस देखने के बाद हम लोग ये देखेंगे बैक क्रॉस क्या है। ओके, बैक क्रॉस का पहले डेफिनेशंस में आपको लिख देता हूं। when F1 generation is crossed with any parent, फॉर एग्जाम्पल आप F1 जनरेशन कैपिटल ए स्मॉल ए को अगर आप कैपिटल ए के साथ क्रॉस करते हो, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए को अगर आप स्मॉल ए, मतलब इधर देखो दोनों पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो इस टाइप के जो दोनों क्रॉस रहते हैं, इस टाइप के क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या है स्टूडेंट, इधर आप लिखना when F1 generation is crossed with recessive parent, जब भी हम लोग F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप
कैपिटल ए स्मॉल ए को स्मॉल ए और स्मॉल ए के साथ क्रॉस कर सकते हो, तो उस टाइप के क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हो एक टाइप में जो टेस्ट क्रॉस होता है वो एक बैक क्रॉस का पार्ट होता है, बट टेस्ट क्रॉस इज नॉट इक्वल टू द बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का एक पार्ट क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। सेल्फ क्रॉस क्या है स्टूडेंट्स, सेल्फ क्रॉस में when same type of plants in, इसको स्टूडेंट मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, when same type of plants in F1 generation is crossed with each other, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ क्रॉस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए को फिर से और एक टाइप का प्लांट जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए, उसके साथ अगर आप फ्यूज कर सकते हो तो इस टाइप के क्रॉस को हम लोग सेल्फ क्रॉस बोल सकते हैं। लास्ट और जो फोर्थ टाइप का जो क्रॉस रहता है उसको हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस, स्टूडेंट रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ये है जस्ट अपोजिट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप फीमेल को कैपिटल ए लिए थे, इधर आप क्या करोगे, जो मेल होगा उसको क्या लोगे, कैपिटल ए, और उसको किसके साथ क्रॉस करोगे, जो फीमेल है उसका स्मॉल है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद भी इधर जो रिजल्ट मिल रहा है आपको उधर भी वही रिजल्ट मिल रहा है। मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस एक ऐसा टाइप का क्रॉस है, इधर आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल क्रॉसेस रिजल्ट्स इक्वल इन मेंडल्स लॉ। अगर हम लोग मेंडल्स की लॉ जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको हम लोग उस वक्त हम ये देखेंगे कि जब रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं मेंडल की लॉज में, तो वो मेंडल की लॉज को फॉलो करता है, राइट। सो ये था स्टूडेंट 4 टाइप का क्रॉस। पहले हम लोग ये देखे एक नॉर्मल क्रॉस कैसे हो सकता है, तब सेकेंड हम लोग ये देखे बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, सेल्फ क्रॉस क्या होता है और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। और एंड में हम लोग ये देखे कि रेसिप्रोकल क्रॉस का जो रिजल्ट है वो मेंडल की लॉज को फॉलो करता है। ओके, तो स्टूडेंट ये था क्रॉस। नेक्स्ट टर्म हम लोग ये देखेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ओके, तो आप पहले इसको नोट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्रॉस देखने के बाद हम और कुछ पॉइंट्स जो बाकी रह गए उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पहले चेक कर लेता हूँ क्या क्या पॉइंट्स बाकी रह गए। फिनोटाइप हमने कवर कर लिया, जीनोटाइप हमने कवर कर लिया, क्रॉसिंग हमने कवर कर लिया है। बाकी अब हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, और बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हमने कर लिया है। F1 F2 जनरेशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो 3 पॉइंट के बारे में हम लोग पहले देखेंगे जो आज का लास्ट टॉपिक होगा।
स्टूडेंट जो आज का लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। और स्टूडेंट माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब हो गया था। ओके, तो इस लास्ट जो कुछ पॉइंट बाकी रह गए तो उसमें हम लोग ये देखेंगे प्योर लाइन क्या है, प्योर लाइन क्या है, F2 जनरेशंस क्या है, जनरेशंस क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। स्टूडेंट मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्योंकि वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, 5 मार्क के क्वेश्चंस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बस थोड़ा थोड़ा देखेंगे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग देखेंगे तो उसके ऊपर डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले देखेंगे प्योर लाइन क्या। तो स्टूडेंट प्योर लाइन की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम दोनों पेरेंट लेते हैं, प्योर लाइन के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि पेरेंट 1 और उसके साथ हम किसके साथ क्रॉस कर किए थे, पेरेंट 2 के साथ। पेरेंट 1 और पेरेंट 2 में हम लोग थोड़ी देर पहले कैपिटल ए और इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दोनों लाइंस हैं इसको स्टूडेंट्स हम लोग प्योर लाइन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन स्टूडेंट क्या है, हमको F2 जनरेशन क्या है, F1 जनरेशन में हमको कैपिटल ए स्मॉल ए मिला था। उसको अगर हम लोग और एक प्लांट जो कि F1 जनरेशन का है, क्योंकि स्टूडेंट F1 जनरेशन में हमको एक प्लांट नहीं मिलता है, बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं। ओके, तो अगर एक उस सेम टाइप के प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं स्टूडेंट, हमको पहले इधर 2 गैमेट्स मिलते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। इधर भी आपको 2 गैमेट्स मिलते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर ये वाले कैपिटल को इसके साथ आप फ्यूज करते हो, इसको आप कैपिटल ए बोलते हैं। इसको इसके साथ फ्यूज करते हो तो कैपिटल ए स्मॉल ए। इसको इसके साथ फ्यूज करते हो कैपिटल ए स्मॉल ए। इसको इसके साथ फ्यूज करते हो तो स्मॉल ए स्मॉल। स्टूडेंट ये जो जनरेशन आता है, ये जनरेशन कहाँ से मिला, F1 जनरेशन से मिला। इसको स्टूडेंट हम लोग F2 जनरेशन बोलते हैं। उसी हिसाब से अगर आप F2 जनरेशन में से भी कोई दोनों प्लांट को लेके अगर आप क्रॉस करते हो, आपकी मर्जी, चाहे आप इसको इसके साथ क्रॉस करो, इसको इसके साथ क्रॉस करो, या इसको इसके साथ क्रॉस करो, आप किसी भी क्रॉस कर सकते हो। वो जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा स्टूडेंट, उसको हम लोग F3 जनरेशन बोलते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लो अगर आप F2 जनरेशन की दोनों प्लांट को लेके आप क्रॉस करते हो, तो इधर आपको दोनों गैमेट्स मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। स्टूडेंट गैमेट्स कैसे बनाते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर आऊंगा कि कैसे टाइप के गैमेट्स बनाते हैं और कितने टाइप्स के गैमेट्स बन सकता है फ्रॉम ए जीनोटाइप, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, इसके ऊपर इसके पास से स्टूडेंट एक टाइप का गैमेट बनेगा, और इसको इसके साथ फ्यूज करते हो तो कैपिटल है स्मॉल है, इसको इसके साथ फ्यूज करते हो तो स्मॉल है। ये जो जनरेशन मिला स्टूडेंट, इसको आप F3 जनरेशन बोलते हैं। उसी हिसाब से आप F3 F4 जनरेशन निकाल सकते हो। तो आपको समझ आया, ये होता है F2 जनरेशन और ये होता है आपका F3 जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना जानते हैं, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है वो एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस होता है, सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो प्लांट का हाइट, प्लांट को हाइट को लेके हम लोग एक कैरेक्टर को लेके अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, अगर मान लो 2 कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल शीड शेप प्लस सीड कलर, अगर दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट रहते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में
हम लोग ये कोशिश किए कि जेनेटिक्स में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। और स्टूडेंट मैंने कोशिश ये किया है, सब कुछ पॉइंट्स को कवर कर दिया है। अगर स्टिल आपको इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा सॉल्व करने के लिए। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे मेंडल जो क्रॉस किए थे वो किस टाइप का क्रॉस किए थे और वो अपने क्रॉस में क्या क्या चीज़ें यूज़ किए थे, और इज मेंडल इज ए लकी वन और नॉट, इसके ऊपर भी डिस्कशंस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ, हैव ए गुड डे, थैंक यू।